हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो जो है वो कितना अच्छे से देखा है ये मुझे कमेंट से पता चला। तो एक एक क्वेश्चन पर आप कितना अच्छे से ध्यान देते हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 30 वर्षीय संघर्ष किसे कहा जाता है? 30 वर्षीय संघर्ष किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है दुर्गादास राठौर को 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। दुर्गादास राठौर जो है इनका संबंध किसे है? मारवाड़ से। नेक्स्ट है, दुर्गादास किसके पुत्र थे? दुर्गादास किसके पुत्र थे? इसका सही आंसर है दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे। ठीक है, और जसवंत सिंह के पुत्र का नाम क्या था? अजीत सिंह। नेक्स्ट है, महाराजा जसवंत सिंह 1638 में कहाँ के शासक बने? महाराजा जसवंत सिंह 1638 ईस्वी में कहाँ के शासक बने? सही आंसर है मारवाड़ के। नेक्स्ट पर चलेंगे, जसवंत सिंह के पुत्र का नाम क्या था? जसवंत सिंह के पुत्र का क्या नाम था? सही आंसर है अजीत सिंह। जसवंत सिंह के पुत्र का नाम अजीत सिंह था और जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र का नाम था दुर्गादास राठौर। अजीत सिंह को मारवाड़ पहुंचाने में किन लोगों का सहयोग रहा? इसका सही आंसर है दुर्गादास राठौर, रणछोड़ दास, पांचोली केसरी, रघुनाथ भाटी और राठौर सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुर्गादास ने अजीत सिंह को कहाँ सुरक्षित रखा? दुर्गादास ने अजीत सिंह को कहाँ सुरक्षित रखा? मेवाड़ में जिस तरीके से वीरांगना पन्ना धाय थी उसी तरीके से मारवाड़ में दुर्गादास राठौर थे। उन्होंने अजीत सिंह को 30 वर्ष तक सुरक्षित रखा। तो दुर्गादास ने अजीत सिंह को कहाँ सुरक्षित रखा? रूप सिंह की हवेली में, जोधपुर में। नेक्स्ट है, दुर्गादास परेशान होकर जोधपुर छोड़कर कहाँ गए थे? दुर्गादास परेशान होकर जोधपुर छोड़कर कहाँ गए थे? इसका सही आंसर है उदयपुर मेवाड़ में। कहाँ गए थे? उदयपुर मेवाड़ में। नेक्स्ट है, दुर्गादास का अंतिम समय कहाँ बीता? दुर्गादास का अंतिम समय कहाँ बीता? इसका सही उत्तर है उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर दुर्गादास का अंतिम समय बीता और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, राव मालदेव के पास कितने परगने थे? राव मालदेव के पास कितने परगने थे? 58 परगने। जिस प्रकार राणा सांगा और महाराणा प्रताप हुए थे मेवाड़ में, उसी तरीके से मारवाड़ में राव मालदेव हुए थे। तो उनके पास 58 परगने थे। नेक्स्ट है, राव मालदेव ने कितने युद्ध किए थे? इसका सही आंसर है 52 युद्ध। मालदेव ने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे? मालदेव ने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे? इसका सही उत्तर है भद्राचूण, रायपुर, मेड़ता, नागौर, अजमेर, फतेहपुर, टोडा, लालसोट, हिंडौन, लिवाड़ा और जालौर। ठीक है, इन सभी के नाम आप याद रखेंगे। एक प्रश्न जो लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि राणा सांगा का जन्म कब हुआ था, तो वहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई थी, उसे सही कर लीजिए। महाराणा सांगा का जन्म जो है वह 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था और उनका राज्य अभिषेक 1509 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु जो है वह उनकी 1528 ईस्वी में हुई थी। तो इसे आप करेक्ट कर लीजिए। इससे पता लगता है, आप लोगों के कमेंट में पढ़ती हूँ और पता चलता है कि आप लोग की तैयारी जो है वो कितनी अच्छी चल रही है। तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट है, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 5 जून 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। यह युद्ध
मालदेव के सेनापति जैताकूपा और शेरशाह के बीच में हुआ था, और इसमें विजयी कौन हुआ था? शेरशाह विजयी हुए थे। जैता और कूपा जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, राव मालदेव के सेनापति कौन थे? तो ये अभी हम देख चुके हैं। राव मालदेव के सेनापति का नाम था जैता और कूपा। नेक्स्ट है, ये किसकी कथन है? मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो देता। तो ये बहुत फेमस लाइन है। जब गिरी और सुमेल का युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने यही कहा था, क्योंकि वह इस युद्ध को बहुत ही मुश्किल से जीत पाया था। तब उसके ये कथन थे कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो देता। नेक्स्ट है, महाराजा बदन सिंह के पुत्र का क्या नाम था? महाराजा बदन सिंह के पुत्र का क्या नाम था? सही आंसर है सूरजमल जाट। क्वेश्चन नंबर 16, सूरजमल जाट 1756 में कहाँ के शासक बने? सूरजमल जाट 1756 में कहाँ के शासक बने? राइट आंसर इज भरतपुर के। हिस्ट्री के जैसे ही 10th क्लास तक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम ज्योग्राफी या पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है, महाराजा सूरजमल ने मराठों और अब्दाली में से किसे संरक्षण दिया था? महाराजा सूरजमल ने मराठों और अब्दाली में से किसे संरक्षण दिया था? राइट आंसर इज मराठों को। नेक्स्ट है, जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज सूरजमल जाट को। गोविंद गुरुजी ने किनके लिए कार्य किए थे? तो अब हम भगत आंदोलन की तरफ बढ़ चुके हैं। तो गोविंद गुरुजी ने किनके लिए कार्य किया था? भीलों के लिए। ठीक है। गोविंद गुरु से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके लास्ट ईयर जब रीट हुआ था तो वहां पर भी पूछा गया था। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर के बांसिया गांव के बंजारा परिवार में गोविंद गुरु जी का जन्म हुआ था। तो लास्ट पेपर में जब ये आया था कि गोविंद गुरु का जन्म जो है वो किस परिवार में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, गोविंद गुरु किनके विचारों से प्रभावित होकर भील समाज सुधार के कार्य किए? तो गोविंद गुरु जी किनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने भील समाज सुधार कार्य किए? इसका सही उत्तर है 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव में आकर उनसे प्रभावित होकर उन्होंने भील समाज के लिए सुधार कार्य किए। नेक्स्ट है, गोविंद गुरु ने किसके माध्यम से भीलों के लिए सामाजिक जागृति का संचार किया? राइट आंसर इज संत सभा। नेक्स्ट है, भगत पंथ की स्थापना किसने की? भगत पंथ की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है गोविंद गुरु जी ने। किसने की? गोविंद गुरु जी ने। गोविंद गुरु ने भीलों के अधिकार के लिए किस पहाड़ी पर सभा बुलाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोविंद गुरु जी ने भीलों के अधिकार के लिए किस पहाड़ी पर सभा बुलाई? सही आंसर है मानगढ़ पहाड़ी, जो बांसवाड़ा में है, और 17 नवंबर 1913 ईस्वी में यह सभा बुलाई। नेक्स्ट है, मानगढ़ पहाड़ी पर कितने भील मारे गए थे? तो इसे जलियांवाला हत्याकांड का नाम भी दिया गया था। मानगढ़ पहाड़ी पर 1500 भील मारे गए थे। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है गोविंद गुरु के भगत आंदोलन को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। काली बाई कहाँ की रहने वाली थी?
तो एक और वीरांगना थी कालीबाई। कालीबाई कहाँ की रहने वाली थी? कालीबाई डूंगरपुर की रहने वाली थी, रास्ता पाल की। नेक्स्ट है अमृता देवी किस गांव की रहने वाली थी? अमृता देवी किस गांव की रहने वाली थी? ज्योग्राफी में भी आपको अमृता देवी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, तो चलिए हिस्ट्री में भी हम इसे देख लेते हैं। अमृता देवी किस गांव की रहने वाली थी? अमृता देवी जोधपुर की रहने वाली थी। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो जो लास्ट क्वेश्चन था कि अमृता देवी किस गांव की रहने वाली थी, अमृता देवी खेजड़ली गांव की रहने वाली थी, जो कि जोधपुर में पड़ता है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? इसका सही उत्तर है जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह, और अजीत सिंह के जो पुत्र अभय सिंह थे वो उस समय जोधपुर के महाराजा थे। नेक्स्ट है अभय सिंह के पिता का क्या नाम था? तो हमें पता चल चुका है कि जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह और अजीत सिंह के पुत्र का नाम अभय सिंह। तो अभय सिंह के पिता का क्या नाम हुआ? अजीत सिंह। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन की घटना कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए कि चिपको आंदोलन की घटना कब हुई। सही उत्तर है भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1787 ईस्वी में, और गांव तो हमें पता है खेजड़ली, और कहाँ? जोधपुर में। नेक्स्ट है काला मंगलवार किसे कहा जाता है? काला मंगलवार किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज जिस दिन 363 विश्नोई और अमृता देवी को चिपको आंदोलन के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वह क्या कर रहे थे? वनों को बचा रहे थे। तो इन सब की हत्या होने के बाद ही उस दिन मंगलवार था, इसीलिए उसे काला मंगलवार कहा गया। नेक्स्ट है गिरधर दास भंडारी किस आंदोलन से संबंधित हैं? सही उत्तर है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में जो 363 लोगों को मारने का आदेश जो है वह किसने दिया था? गिरधर दास भंडारी ने। तो चिपको आंदोलन से संबंधित है गिरधर दास भंडारी। तो चलिए आज हमने 33 क्वेश्चन कर लिए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर था, अगर मैं सभी प्रश्न जो है वो एक ही वीडियो में करा देती तो आप परेशान हो जाते। तो हम इस तरीके से करेंगे कि आपको ये सब लर्न हो जाए। तो मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थैंक यू।